ज़माने में क्या चल रहा है, किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, किसको हमें कितना देना चाहिए, चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, दुनिया क्या कर रही है उनके बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रियली लाइक सम ऑफ द क्वेश्चन, जैसे एक बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पर क्वेश्चन आया हुआ है BEPS पर। सो आजकल के टाइम में जहाँ पे टैक्स एवेजन इज सच अ बिग इशू, G20 डिस्कस कर रहा है, ब्रिक्स फॉरम डिस्कस कर रहा है, एवरी कंट्री इज डिस्कसिंग दिस एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। किसी ने अगर न्यूज़पेपर में ये टर्म पढ़ी है और थोड़ा सी भी इसको समझने की कोशिश की है BEPS क्या है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर देम, बहुत आसान। लेकिन वही चीज़ किसी ने सोचा होगा यार न्यूज़पेपर से कुछ नहीं आता, इसे डिफिकल्ट लग रहा है सुनने में, और किसी ने नहीं समझा कि आज मनी लॉन्ड्रिंग की क्या इंपॉर्टेंस है या टैक्स एवेजन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो कई टर्म तो छोड़ देते हैं यार, इसका टर्म का कोई वैल्यू नहीं है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज स्टडिंग न्यूज़पेपर्स एंड अच्छे से पढ़ना उनको ढंग से। So let me start with analyzing a few questions, right? कि वो कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं। तो सबसे पहले let's maybe start with economics questions. I really like the economics question. जो भी economics के क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल करंट अफेयर्स से बनेंगे या अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं, they're very easy. तो पहला सवाल है, with the reference to Financial Stability and Development Council कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो FSDC के बारे में पूछा गया है, और FSDC ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, हेडेड बाय यूनाइटेड फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। FSDC अगर किसी ने ऊपर से भी न्यूज़पेपर पढ़ा है ना कभी भी, वो भी आंसर कर सकता है इस सवाल को। जो अभी हमारा ग्लोबल क्राइसिस आया था उसके बाद FSDC बना था, ताकि हम मैक्रो प्रूडेंशियल्स, हम अपनी मैक्रो इकोनॉमी का ध्यान रख सके। एक ऑर्गन ऐसा हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो ध्यान रखे। And it's very easy question. FSDC is very easy. बिल्कुल आराम से हो जाएगा। Next question even easier. New Development Bank NDB. इतना ज़्यादा it has been in news, right? So of course NDB is pretty easy. और एक और चीज़ है जो भी करंट अफेयर्स के जो अब सवाल पूछे गए ना, they are very easy. मतलब किसी ने भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है, किसी ने भी ये सोचा है कि यार मैं न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ूंगा और बुक से कम रटूंगा, उसके रिटर्न्स आए हैं। Questions are not difficult from current affairs. Let's see आगे। NDB pretty easy, बहुत simple है। NDB has been set up by APEC और headquarters कहाँ पर है, pretty easy. Sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme पे question है। It's like of course इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको ये समझ नहीं, of course ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये क्या है और इनसे क्या बेनिफिट होता है। ऐसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जहाँ तक हमारी रिपोर्ट की बात है, तो एक ये तो रिपोर्ट आई है ग्लोबल फाइनेंशियल, इस पर सवाल आया है कि GFSR ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, फिर 4 ऑप्शंस हैं, राइट? जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, IMF है, IBRD है, OECD है। तो फिर ये क्वेश्चन है, तो मैंने हमेशा से, जब भी मैंने पहले भी बताया है कि कहाँ से क्या करना है, इसको कैसे सीखना है, मतलब तो कोई भी आपका रैंक आए, किसी में भी कोई भी इंडेक्स है, उसके बारे में ज़रूर जानना है कि उसके इंडिकेटर्स क्या हैं और उसको कौन पब्लिश करता है, और एक रफ आइडिया इंडिया की रैंक क्या है और उन इंडिकेटर्स में इंडिया कहाँ पीछे है, कहाँ नहीं है। जैसे इस बार आया है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया है, इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आया है कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ होते हैं रैंक लाने के लिए। तो मैं हमेशा से ही पहले से ही बताते आ रहा हूँ, कोई भी ऐसा इंडिकेटर आएगा, जैसे कोई किसी में भी रैंक आएगी आपकी, जैसे जेंडर, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का, तो GII में क्या क्या आपके पैरामीटर्स हैं जिन पे जज होता है। तो जैसे उसमें एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेशियो है। अब AFR अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नॉर्मली नहीं सोच पाएंगे कि उसमें एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेशियो है या नहीं है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में क्या इंडिकेटर है। अब ऐसे ही जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, उस पर फिर से सवाल आया हुआ है। प्रेटी ईजी, मतलब इतना ईजी है इनको प्रेडिक्ट करना। इट्स लाइक ऑलमोस्ट कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ रहा है तो वो उनको आंसर कर सकता है। इसमें जब भी आप कोई इंडेक्स पढ़ेंगे, कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे, किसी की भी रैंक पढ़ेंगे, जैसे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि हैप्पीनेस कैसे जज की गई है, व्हाट डज दिस मीन। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स कौन पब्लिश कर रहा है, ठीक है। दिस गोज फॉर एवरी रिपोर्ट एंड ये आप करंट अफेयर्स में ध्यान रखिएगा इसका। सो आई थिंक ये काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइन्स पर है। GFSR कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी आया हुआ था, आई थिंक मई या जून में उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, एंड तो हम मई या जून में आराम से आप देख सकते थे उसका टर्म They're absolutely very easy questions. The term RCEP is
often appears in the news in the context of the affairs of a group of countries. किसी ने भी इकोनॉमिक्स का पेज पढ़ता होगा ना, RCEP 100 बार आ चुका है, 100 टाइम्स RCEP, और उन्होंने तो बस ये पूछा, RCEP के डिटेल्स में भी नहीं गए, उन्होंने तो पूछा बस RCEP की ग्रुपिंग कौन सी है, ग्रुपिंग इन द सेंस G20, एशियान, SCO, सार्क, इतनी बार आ चुका है, आई नो सो मच अबाउट इट, एंड ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली एशियान है वो, लाइक इसमें वेरी इजी क्वेश्चन. There has been a persistent deficit budget year after year. Which actions of the following can be taken by the government to reduce the deficit? Deficit है, क्या एक्शन किया जाए उसको रिड्यूस करने के लिए? Very easy. मैंने हमेशा कहा है कि 11th 12th की जो NCERT है, 11th और 12th की जो NCERT हैं इकोनॉमिक्स की, बिल्कुल बेसिक बुक्स हैं एंड वो आपके बेसिक्स को बहुत अच्छा कर देंगी. आपको बस वही पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ नहीं पढ़ना. अगर किसी ने 11th की NCERT पढ़ी है इकोनॉमिक्स की और 12th की NCERT पढ़ी है मैक्रो वाली, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है NCERT, ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इनफ. बस 11th 12th दैट्स इट, उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा एंड इट्स नॉट इवन डिफिकल्ट ऑप्शन वाइज भी. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स, कितना अगेन कितना ज़्यादा न्यूज़ में पेमेंट बैंक्स, हाँ, और आसान सवाल है, ऐसा नहीं है कि पेमेंट बैंक से बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया हो. तो पेमेंट बैंक्स अगेन सिंपल क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू IFC मसाला बॉन्ड, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा तो देख रहा होगा कि मसाला बॉन्ड न्यूज़ में आती है हमेशा, कभी रेलवेज रिलीज़ कर देता है, कभी और कोई ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ कर रही है. तो IFC मसाला बॉन्ड्स के बारे में ऑफ कोर्स इन जनरल ही आइडिया रहता ही है. मैं जब पिछले मेंस की तैयारी की थी तब भी मैंने बहुत ढंग से पढ़ा था, तब तो ऑफ कोर्स तब से और ज़्यादा ही न्यूज़ में आ रहा है कि मसाला बॉन्ड क्या है और इस तरीके के जो सवाल हैं. अगेन न्यूज़पेपर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन, 12th NCERT डायरेक्ट. कैपिटल बजट का क्या पार्ट है? सीधे 12th NCERT का क्वेश्चन है, कोई इसमें है ही नहीं डिफिकल्ट कुछ. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन एडेड टू द बास्केट ऑफ IMF's SDR? अगेन इतना न्यूज़ में है, इस पर तो पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ था कि सिर्फ चाइना की ही करेंसी को क्यों ऐड किया जा रहा है और मतलब क्या बेनिफिट होंगे उससे, चाइना को क्या बेनिफिट होंगे, इंडिया को क्या बेनिफिट होंगे. IMF के रिफॉर्म्स का वन ऑफ द वेरी बिग पार्ट्स इट इज़. तो इसकी हमें हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझना है जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे एंड देन हम उसे निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं. वेरी इजी अराउंड से हो जाएगा. विद रेफरेंस टू द IMFC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर करो. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज IMFC discusses matters of concerns affecting global economy and advises IMF. The second statement is World Bank participates as observer in IMFC's meeting. Now this I would say is a little difficult question. क्यों? क्योंकि जब मैंने अपनी तैयारी की थी मैंने काफ़ी फोकस किया था न्यूज़पेपर पर, तो मैंने कभी IMFC नहीं पढ़ा. I might have skipped it. मैं इनफैक्ट जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने, क्योंकि 6-7 मंथ्स से पिछले थोड़ा मैं रिलेटिवली बिजी चल रहा हूँ तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैंने एक बार न्यूज़ सर्च किया कि IMFC के ऊपर कोई न्यूज़ आई है क्या, एंड मुझे बस एक आर्टिकल मिला न्यूज़ में जहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ IMFC के द्वारा कोई कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल रहे थे. तो आई थिंक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है IMFC के बारे में जानना. तो लेकिन वही है कि इससे हमारा टेक अवे वही है कि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, आपको उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए बस. मतलब मैं नहीं कह रहा कि जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, मैं नहीं कह रहा कि उसकी पूरी हिस्ट्री जानो, पूरा डिटेल में जानो, पूरे उसका विकिपीडिया पेज पढ़ लो अच्छे से, नहीं, ज़रूरत नहीं है. बस आपको बेसिक पता होना चाहिए बस. IMFC क्या काम करता है, दैट्स इट. आपने अगर उसके बारे में 2-4 लाइनें पढ़ ली, मोर देन इनफ. और आपको ये हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यही करना है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है आपको हर एक का एटलीस्ट बेसिक काम पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपको नहीं पता हो, क्योंकि ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इम्पोर्ट कवर? इम्पोर्ट कवर बहुत बार आता है न्यूज़पेपर में. इट्स ईजी कि कितना कवर है हमारे पास, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हमारा थोड़ा बैलेंस का गैप रहता है ना, डेफिसिट रहता है, तो दैट्स व्हाई. The term CBS, Core Banking Solutions, is sometimes seen in the news. Which of the following statements best describe this term? यार, I have known this for the past 4-5 years. क्यों? मेरे डैड बैंक में वर्क करते हैं, तो I keep hearing CBS. I don't know कि आप सबका क्या है, but I think this is not very difficult. I think so.
लाइक CBS न्यूज़पेपर में कितना आता है आई एम नॉट श्योर, कि मुझे आता था तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट आई डेंट फाइंड इट डिफिकल्ट. India's ranking in the ease of doing business is sometimes seen in the news. Which of the following has declared? Such an easy question. कि EDBI कौन रिलीज करता है? Of course. India Africa Summit, IAFS इतना ज़्यादा न्यूज़ में है. What is the purpose of MCLR? Marginal cost of fund based lending rate. RBI ने अब जो बैंक्स जिस रेट पर अब लोन देते हैं वो बेसिस जो है, वो जो क्राइटेरिया है कि किस रेट पर दिया जाएगा वो बदल दिया है. दैट हैज़ बीन चेंज्ड. तो ये अब किस बेसिस पे देते हैं, वो आजकल MCLR पे देते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स. तो ये काफ़ी न्यूज़ में था 3-4 महीने पहले. तो बिल्कुल डायरेक्ट न्यूज़पेपर से उठाया गया एंड बिल्कुल सिंपल पूछा कि अच्छा इसका फ़ायदा क्या है, पर्पज़ क्या है. ये तो आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है, प्री के लिए पढ़ना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब चीज़ें इतने इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि आप इनको छोड़ ही नहीं सकते आप. दैट्स अबाउट इकोनॉमिक्स. एंड इकोनॉमिक्स में हमारे अभी ये कम से कम 15 सवाल थे. 15 में से मुझे एक डिफ़िकल्ट लगा, IMFC वाला. बाकी सब इतने कॉमन सवाल हैं, इतने आसानी से प्रिडिक्ट किए जाने वाले सवाल हैं. कोई भी न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ता है, इकोनॉमिक्स वाला जो पेज आता है ना, हिंदू का पढ़ लो या इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ लो, आप उसका पेज ढंग से पढ़ो. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए, उस ऑर्गेनाइजेशन को गूगल करो, ढूंढो उसके बारे में. किसी भी इंडेक्स में रैंकिंग आए, उसको सर्च करो. और सारी टर्म्स, कोई भी आपको टर्म समझ नहीं आ रही है, जैसे धीरे धीरे ये दिक्कत होती है ना स्टार्टिंग में, जिनकी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो समझ नहीं आता इकोनॉमिक्स पेज पे क्या चल रहा है. तो धीरे धीरे गूगल करोगे